इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पशु परिचर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट और नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। फिर चाहे वो आपके पदों के वर्दी को लेकर भी कोई अपडेट ऑफिशियली आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब जैसा कि स्टूडेंट ने देखा है सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th के रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन को लेकर, जैसे कि आपने देखा होगा सीईटी ग्रेजुएशन में एक शिफ्ट में सीधे 18 से 20 नंबर बढ़ रहे थे, तो एक शिफ्ट में 10 नंबरों का नुकसान भी हो रहा था। और यही आपने सीईटी 12th में भी देखा होगा कि स्टूडेंट को 10-10 नंबरों को नुकसान भी हुआ है। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा है, क्या यही फॉर्मूला रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन का यही सिस्टम क्या पशु परिचर में भी रहने वाला है? तो मैं आपको बता देता हूँ, पशु परिचर में भी नॉर्मलाइजेशन सीईटी के तरह ही होगा, उसी फॉर्मूले से होगा। कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, और आपको कैसे पता करना है कि कौन सी शिफ्ट को नुकसान होगा और कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होगा। ये नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए आगामी एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जिसमें स्टूडेंट 8 लाख तक है वे सभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वे एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन से बचा जा सके। इसलिए अब पटवारी एग्जाम जो आपके 10 और 11 मई को आयोजित होने जा रही थी, वो अब आपके एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 11 मई को आयोजित की जाएगी, वो भी आपके एक शिफ्ट में। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ पशु परिचर के रिजल्ट को लेकर। उसमें आपका मार्क्स का फॉर्मूला वो कैसे यूज करना है, उसमें मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, नेगेटिव कितनी है, और आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा। रिजल्ट जैसा कि आपने देखा होगा, आज से 15 से 20 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 10 मार्च तक, यानी कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल सके। अब मैं आपको इसमें मार्क्स के बारे में बता देता हूं कि आपको कैसे निकालना है, क्योंकि आप सभी को मालूम है इसमें आपके 150 क्वेश्चन थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था और 150 नंबर का ही पेपर था, और नेगेटिव भी थी आपकी 1/4 तो नेगेटिव थी भी। इसके अलावा अगर आपने किसी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा है तो उसमें भी आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। और ऐसे अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि पेपर में क्वेश्चन नंबर का 10%, 150 क्वेश्चन था, इसका 10% होते हैं 15 क्वेश्चन। अगर आपने 15 से अधिक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर ऐसे 15 से कम क्वेश्चन है तो आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर काट दिया जाएगा। तो जो मार्क्स का फॉर्मूला है वो तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को मालूम है क्वेश्चन पेपर में आपका 1/4 नेगेटिव थी, इसलिए ये फॉर्मूला ऐड किया है WQ इंटू KF/4, 1/4 नेगेटिव है। दूसरी बात आपको मालूम है कि पांचवा ऑप्शन या किसी भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तो आपका 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला भी आपको शो हो रहा है। तो फॉर्मूला ये है कि RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF/4 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। जो यहाँ लिखा हुआ ना, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट, इसमें आपको वे नंबर लिखने हैं। अगर आपने पांचों ऑप्शन गोला भर दिया है तो उसमें आपको काउंट नहीं होगा। इसमें वे क्वेश्चन काउंट होते हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है, 1 से लेकर 5 तक गोलों में एक भी नहीं भरे हैं, वे क्वेश्चन नंबर काउंट होंगे। KF का एक अलग से फॉर्मूला होता है जिसे की फैक्टर कहते हैं, उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब ये कैसे यूज करना होता है आपको, फिलहाल तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रहे। क्योंकि आपको मालूम है पेपर आपका 6 चरणों में हुआ था, 1, 2, 3 दिसंबर को, प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, और नॉर्मलाइजेशन वैसे ही होगा जैसे सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन में हुआ है। उससे पहले ये जो फॉर्मूला है ये आपका सीईटी 12th और ग्रेजुएशन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें नेगेटिव थी नहीं, तब आपको वहाँ पर ये पार्ट दिखाई नहीं दिया था WQ इंटू KF/4 वाला, लेकिन इसमें ये पार्ट देखने को मिलेगा। अब आपको अगर अपने मार्क्स निकालने तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। की फैक्टर की वैल्यू जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, मैक्सिमम मार्क्स मुझे पता है पेपर 150 नंबर का था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में 150 क्वेश्चन थे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो यहाँ पर भी 150 लिखेंगे। अब अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि मेरी शिफ्ट में सभी क्वेश्चन है वो वैलिड ही है, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया। बाकी रिजल्ट आने पे ही हमें पता चलेगा कि आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन डिलीट किए।
तो यहाँ से की फैक्टर की वैल्यू मेरी आई है 1, तो के एफ की वैल्यू मैं रखूँगा 1। अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, आर क्यू मैंने मान लिया कि 150 में से मेरे 100 क्वेश्चन सही हुए, की फैक्टर की वैल्यू 1, डब्ल्यू क्यू यानी कि मैंने मान लिया कि मेरे 20 क्वेश्चन हैं वो गलत हुए, 150 में से 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं, की फैक्टर की वैल्यू 1/4। और जहाँ तक मुझे पता है मैंने 150 के 150 क्वेश्चन में गोले भरे हैं, अगर नहीं आ रहे थे तो मैंने 5 ऑप्शन भरा है, इसलिए ये पार्ट मैं कैलकुलेट भी नहीं करूँगा। क्योंकि जब मैं नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में नंबर लिखूंगा 0, तब 0 से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा 0 ही आएगा। और अगर आपने 1 2 3 जितने भी गोले छोड़े हैं तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन मैंने तो माना कि मैंने एक भी गोला नहीं छोड़ा है, सभी भरे हैं, इसलिए यहाँ मैं लिखूँगा 0। अब मैं जब इसे सॉल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 100 में से 5 गए पीछे 95। अब ये मेरे फॉर्मूले के द्वारा आए हैं मार्क्स। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, अब ये फॉर्मूला मैं नॉर्मलाइजेशन वाले फॉर्मूले में रखूँगा ये मार्क्स, यानी कि नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला तो आपका यही रहने वाला है पशु परिचर में भी, लेकिन उसमें फ़र्क क्या देखने को मिलेगा, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है एस आई जे इक्वल टू एम प्लस एक्स आई जे माइनस एम आई अपॉन सिग्मा आई इंटू सिग्मा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो m की वैल्यू क्या रहने वाली है, सिग्मा की वैल्यू क्या रहने वाली है, वो आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। अब आपका एग्जाम 6 शिफ्टों में हुआ है, तो सभी शिफ्ट के लिए m और सिग्मा की वैल्यू है वो कॉमन रहने वाली है। m और सिग्मा की वैल्यू सभी के लिए सेम रहने वाली है, क्योंकि m का अर्थ होता है मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर और सिग्मा का अर्थ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्कोर। एक्स आई जे के जगह आपको अपने मार्क्स लिखने होंगे, जो भी आपका मार्क्स आए 150 में से। एम आई और सिग्मा आई ये वैल्यू के वजह से ही स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये वैल्यू सभी शिफ्ट के लिए अलग अलग होती है। अब आपकी जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, आपका जब रिजल्ट आएगा तब आप डायरेक्ट देख सकते हैं जिन भी शिफ्टों में एम आई की वैल्यू ज़्यादा है उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि ये मैंने आपको CET 12 के एम आई के वैल्यू के माध्यम से समझा रहा हूँ, और पशु परिचर में भी CET 12 के तरह ही 6 चरणों में एग्जाम आयोजित हुआ है। तो पशु परिचर में भी आपके 6 चरणों के 6 के 6 अलग अलग चरणों में एम आई की वैल्यू अलग होगी, सिग्मा आई की वैल्यू अलग आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एम आई की वैल्यू जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा है आप समझ लेना उस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि आप देख लो यहाँ 132 वैल्यू है एम आई की सबसे ज़्यादा, और फर्स्ट शिफ्ट को ही 12th में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और जिसकी एम आई की वैल्यू सबसे कम होगी उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे कि फोर्थ शिफ्ट में आप देख सकते हैं 119। सिग्मा आई में ज़्यादा अंतर नहीं आता है, सिग्मा आई में भी वैसे आप देख सकते हैं कि वैल्यू जिसकी ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा नुकसान होता है। बाकी वैल्यू ऐसे तो इसकी भी 34 पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं इसकी 32 से, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आता। बड़े बड़े नज़र में देखा जाए तो एम आई की वैल्यू देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो डायरेक्ट कि कौन सी शिफ्ट को नुकसान हुआ। बाकी रिजल्ट आने पर तो मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको CET 12 में भी बताया, CET ग्रेजुएशन में भी बताया है कि कौन सी शिफ्ट को कितना नुकसान हुआ जब रिजल्ट आया था तब। तो पशु परिचर का भी रिजल्ट आएगा तब तो मैं आपको बताऊंगा ही कौन सी शिफ्ट को कितना नुकसान हुआ। लेकिन फिलहाल मैं मोटे मोटे तौर पर ये बता रहा हूँ कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन वैसे ही होगा जैसे CET 12 और CET ग्रेजुएशन में हुआ है। बाकी कौन सी शिफ्ट को कितने नंबर बढ़े हैं, कौन सी शिफ्ट में कितना नंबर कम हुआ है, वो तो जब रिजल्ट आएगा उसमें जब बोर्ड एम आई और सिग्मा आई की वैल्यू बताएगा उसी के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का यही रहने वाला है जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, एम प्लस एक्स आई जे माइनस एम आई अपॉन सिग्मा आई इंटू सिग्मा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस आई जे का अर्थ यही हुआ कि आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, उसके बाद जो आपका स्कोर आया उसे कहेंगे एस आई जे, यानी कि स्केल स्कोर ऑफ द जे कैंडिडेट ऑफ आई शिफ्ट। एम है और सिग्मा है, ये होता है मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्कोर, जो कि सभी शिफ्ट के लिए कॉमन होता है एम और सिग्मा की वैल्यू। उसके बाद आपका आता है एक्स आई जे, यानी कि रो स्कोर ऑफ जे कैंडिडेट ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट में आपका मार्क्स है वो कितने आए, जो कि मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से, उसे कहते हैं एक्स आई जे। इसके बाद है एम आई। एम आई का अर्थ हुआ है मीन ऑफ रो स्कोर ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट का एम आई स्कोर क्या है, जो कि यानी कि एम आई और सिग्मा आई वो सभी शिफ्ट के लिए अलग अलग है। तो आपकी जो भी शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट थी, फोर्थ शिफ्ट थी, फिफ्थ शिफ्ट थी, सिक्स शिफ्ट थी, जो भी शिफ्ट थी उसमें एम आई का वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। सिग्मा आई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो स्कोर ऑफ आई शिफ्ट, यानी कि आपकी शिफ्ट की स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू क्या है वो लिखनी होती है सिग्मा आई में।
बाकी एम और सिग्मा की वैल्यू भी आपका जब रिजल्ट आएगा तब बता दिया जाएगा कि सभी शिफ्ट के लिए एम और सिग्मा की वैल्यू ये रहने वाली है। तो इस फॉर्मूले से आपका होने वाला है नॉर्मलाइजेशन और इस फॉर्मूले से आपके निकाले जा सकते हैं मार्क्स। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। बाकी मार्च के सेकंड सप्ताह का टाइम दिया है एक बार तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राय जी ने। अब देखते हैं रिजल्ट कब आता है। और बाकी अगर इसमें पदों में वृद्धि होगी तो पदों में वृद्धि अगर हुई तो उसका वर्गीकरण भी जारी किया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद हुए। वो जैसे ही जारी होंगे या फिर पदों में वृद्धि जैसी होंगी, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरपीएससी के पीवाईक्यू के देखने को तो मिलते ही हैं, क्योंकि पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिट रहते हैं राजस्थान जी के आगामी एग्जाम, चाहे वो आपका आरपीएससी का हो या अधीनस्थ बोर्ड का। पीवाईक्यू से आपको ये जानकारी मिल जाती है कि किस टॉपिक से आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड वो कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। और कभी कभी पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन सीधे देखने को मिल जाते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने भी हमारी पीवाईक्यू की सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप जो कि ज्वाइन कर सकते हो। डेली वो क्लास देखने को मिलती है 11:30 बजे मॉर्निंग में इसी यूट्यूब चैनल पर। और उसकी पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी।